थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनामिक्स का नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं रिवर्सेबल एडियाबेटिक प्रोसेस। और स्टूडेंट यहाँ पे बहुत सारा ऐसा कॉन्सेप्ट मैं पैरेलल लेके चल रहा हूँ जो मुझे फिजिक्स में काम में आ जाएगा। ओके, इसमें मैं फर्स्ट किस बिकॉज जनरली जो फिजिक्स में जो आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो फिजिक्स में जनरली क्या होता है, फिजिक्स में जो काम होता है उसमें रिएक्शन नहीं होता है, राइट। फिजिक्स का प्रॉब्लम जब ऐसे रॉन्ग सॉल्व करेंगे तो 90% केस ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस के लिए मिलेगा या फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस के लिए वेयर रिएक्शन इज नॉट अकरिंग, राइट। दिस इज़ द रीज़न कि मैं केमिस्ट्री के क्लास में भी इस बात को प्रॉपर मेंशन कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली जो जहाँ पे मैं लिखते रहता हूँ ना, इस बात पे फोकस करता हूँ कि फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस, तो उसके पीछे का मेन सेंस मेरे माइंड में यही चल रहा है कि जब फिजिक्स का क्लास हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो 90% थ्योरी ऑलरेडी पहले ही हम लोग जानते रहेंगे। ओके स्टूडेंट, क्योंकि एफर्ट तो सेम ही लगना है, यहाँ पे भी वही उतना ही बात करना है। तो बस थोड़ा सा अगर एफर्ट यहाँ पे लगाकर वहाँ का काम भी अगर हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। केमिस्ट्री में फार्मूला क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का? Q प्लस W। एग्री? और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए Q क्या होगा? एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए Q 0 होगा। इसका मतलब है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में जो W रहेगा वो डेल्टा I के बराबर रहेगा, राइट। और डेल्टा I फॉर फिक्स अमाउंट ऑफ गिवन गैस के लिए डेल्टा I कितना होता है? NCV डेल्टा T। बताए थे ना कि ये डेल्टा, लेकिन ये डेल्टा I के लिए जो ये फार्मूला यूज करते हैं वो किसके लिए था? फॉर फिक्स अमाउंट ऑफ गिवन गैस के लिए, रिएक्शन के लिए नहीं था, राइट। तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं W इस सिचुएशन के लिए W इक्वल टू NCV डेल्टा T? यहाँ तक आ जाइए, करेक्ट ना? बोलिए Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या होता है? R। देन Cp इक्वल टू, या इतना तक ही रहने दीजिए, दोनों तरफ Cv से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई Cv। क्या लिख सकते हैं? Cp बाई Cv माइनस 1 इक्वल टू R बाई Cv। और Cp बाई Cv का नाम क्या दिए थे? गामा। इसका मतलब गामा माइनस 1 इक्वल टू R बाई Cv। एग्री? तो क्या Cv इक्वल टू R बाई गामा माइनस 1 लिख सकते हैं? इस Cv का वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो W इक्वल टू NCV डेल्टा T जो था उसके बदले क्या हम लोग ये लिख सकते हैं?
एन आर बाई गामा माइनस वन T2 माइनस T1। कोई प्रॉब्लम? ए लिखे या ए लिखे एक ही बात है ना। और इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एन आर T2 माइनस एन आर T1। करेक्ट। और एन आर टू T2 को बदले लिख सकते हैं P2 V2 माइनस P1 V1। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन एन सी वी डेल्टा टी लिखें या ए फार्मूला लिखें या ए फार्मूला लिखें, अलग अलग है या सब एक ही है? इसको शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा, ठीक है, फॉर दिस केस। एग्री स्टूडेंट? ये किसके लिए? फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस। यहां तक आइए, फर्स्ट हो गया। हीट एक्सचेंज जीरो होगा तो क्यों जीरो रहेगा? एक्सचेंज तो फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस होगा, यहाँ पे तो सिर्फ क्यू दिया हुआ है। एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज, मैंने ये नहीं बोला था एडियाबेटिक प्रोसेस में कि एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता है, मैंने बोला था हीट एक्सचेंज जीरो हो रहता है, राइट? हाँ, तो हीट एक्सचेंज तो फाइनल और इनिशियल के बीच में तो कोई इसका एक्सचेंज होगा। हीट एक्सचेंज में फाइनल माइनस इनिशियल होता है क्या? हीट तो तब बोलते रहते जब फ्लो होते रहता है, राइट? कहीं पर स्टोर थोड़े होगा कि जहाँ पे फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू करेंगे। हीट क्या है? एनर्जी इन ट्रांजिट मोड, राइट? तो हीट के लिए कहीं भी मैंने मुझे फाइनल वैल्यू डेल्टा क्यू लिखते हुए देखे हैं? आज छोटा सा हीट रखेंगे तो डी क्यू लिखते हैं, लेकिन Q2 माइनस Q1 कहीं पे नहीं लिखते हैं, राइट? इसलिए वहाँ पे हीट में फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू नहीं लिखा जाता हीट के लिए, क्योंकि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू उसके लिए डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि हीट का डिफिनेशन ही था एनर्जी इन विच मोड, वो कहीं पे जाकर स्टोर होगा तब तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। आप लोग समझ रहे हैं स्टूडेंट मैंने क्या बोला अभी? यहाँ तक हो गया? चलिए अगेन फिर से लिखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? अगर प्रोसेस एडियाबेटिक है तो क्यू क्या रहेगा? एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए एग्री? तो डेल्टा इक्वल टू डब्ल्यू लिख सकते हैं। क्या यहां से ये बात लिख सकते हैं? और फाइनाइट टाइम ले रहे हैं, फाइनाइट वर्क, तो डेल्टा इक्वल टू डब्ल्यू, बट वेरी स्मॉल वर्क डी डब्ल्यू, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डी। और डी के लिए क्या लिख सकते हैं? एन सी बी डी टी। और डी डब्ल्यू के लिए क्या लिखेगा? बोलिए बोलिए, डी डब्ल्यू के लिए है ए तो लिख सकते हैं ना, पी डी भी माइनस पी डी भी, केमिस्ट्री में है तो पी डी भी या माइनस पी डी भी। अब पी वी इक्वल टू एन आर टी, राइट? देन क्या पी के बदले, क्या पी के बदले हम लोग लिख सकते हैं एन आर टी बाई वी? तो एन सी वी डी टी इक्वल टू माइनस एन आर टी बाई वी डी वी। एग्री स्टूडेंट? एन से एन तो कैंसिल कर सकते हैं ना,
तो डी टी बाई टी सी वी इक्वल टू आर बाई वी डी वी विथ नेगेटिव साइन। तो डी टी बाई टी इक्वल टू माइनस आर बाई सी वी 1 बाई भी डी वी। अब इंटीग्रेट कर सकते हैं दोनों तरफ। एक्चुअली एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए मुझे पी और टी और भी और टी इन सब का रिलेशन चाहिए था कि एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या रिलेशन रहता है। बट प्रोसेस कुछ भी हो, पी भी कोई भी प्रोसेस हो, उसके लिए पी और भी में कुछ भी रिलेशन हो, एक रिलेशन तो ऑलवेज बना रहेगा, पी वी इक्वल टू एन आर टी। V1 से V2, तो कहाँ से कहाँ तक, T1 से T2। इंटीग्रेट कीजिए 1 बाई टी का इंटीग्रेशन, इस तरफ का सेक्शन हो गया, सब लोग लिख लिए हैं। तो क्या डायरेक्टली ln T2 बाई T1 लिखे हैं न्यू बैच? हम माइनस आर बाई सी वी ln V2 बाई V1, करेक्ट ना? अच्छा, आप लोग ये पता है कि निगेटिव साइन अगर यहाँ पे एब्जॉर्ब करते हैं तो V1 बाई V2 हो जाएगा मैथमेटिक्स में। तो ln T2 बाई T1 इक्वल टू निगेटिव अगर ये एब्जॉर्ब करते हैं तो क्या ln यहाँ पे V1 बाई V2 लिख सकते हैं? अब तो आप लोग फंक्शन ही पढ़ रहे हैं, लॉग का पक्का प्रॉपर्टी पता होगा, राइट? ऐसे लिख सकते हैं। चलिए, अब दोनों तरफ अगर एंटी लॉग ले लिया जाए तो ln और ln कैंसिल हो जाएगा। तो क्या यहाँ से T2 बाई T1 इक्वल टू V1 बाई V2 के पावर R बाई सी वी लिख सकते हैं? चलिए, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू क्या था, R था ना? क्या इतना लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ? और तो क्या है, R बाई सी वी इक्वल टू गामा माइनस 1 लिख सकते हैं वहाँ पे? R बाई सी वी का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट? तो T2 बाई, अब समझे कि मैंने दोबारा एडियाबेटिक का, दोबारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्यों इक्वेशन लिखा? बर्गडन का फॉर्मूला निकाल लिए थे, बट एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए मुझे पी और टी या भी और टी का रिलेशन निकालना था। ओके, तो डेरिवेशन मैंने कहाँ से किया है, किसी बड़ा प्रॉब्लम में सॉल्व करने में डेरिवेशन आपको काम में आ जाएगा। डेरिवेशन समझ रहे कहाँ से चला हूँ? चलिए, तो T2 बाई T1 इक्वल टू V1 के पावर R बाई गामा माइनस 1 अब V2 के पावर गामा माइनस 1। एग्री ना? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रिलेशन क्या मिलेगा सर? T1 V1 के पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 के पावर गामा माइनस 1, राइट? एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर और वॉल्यूम इस तरीके से वैरी करता है, करेक्ट? तो क्या यहाँ पे डायरेक्टली लिख दें इक्वल टू टी वी के पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट? तो फिजिक्स का फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए टी और वी का रिलेशन अलग आएगा या डिट्टो यही आएगा? तो सेम आएगा। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगा लिए, 5 मिनट ज़्यादा काम कर लिए, तो फिजिक्स का काम यहाँ पे ये प्रोसेस का हो गया ना।
आज क्लास खत्म होने के बाद आप में से कोई मुझे याद दिला दीजिएगा कि अब नेक्स्ट होमवर्क क्या रहना चाहिए। ओके, Yes, sir. सीन हो जाएगा, हो जाएगा। कब सेंड किए थे? ओके, एक्चुअली उसमें काम क्या करता हूँ ना विज्ञान की, जैसे अब मैं आज बैठूंगा, ठीक है, तो लैपटॉप पे लेके उसका एक एक स्टूडेंट का डाउनलोड करूँगा, उसके बाद रेजोनेंस का अलग सेलेक्ट करूँगा, काइनेटिक्स का उसको अलग फोल्डर में रखूँगा, ठीक है। और जिस तारीख को डेट एकदम एक किसी भी स्टूडेंट का आई विल ट्राई कि ना, देखिए 100% परफेक्शन कुछ भी नहीं होता है, बट आई विल ट्राई कि किसी का छूटे नहीं जो भेज दिए हैं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग मेरा लिस्ट बनेगा, सबमिटेड नॉट सबमिटेड का, करेक्ट। और इस वीक का पूरे अटेंडेंस, अभी यहाँ पे मेरा सिचुएशन नहीं रहेगा कि हर वीकली अटेंडेंस सीट जाएगा, तो अटेंडेंस मंडे का मंडे पेरेंट्स के ग्रुप में जाएगा। आप ज्वाइन करते हैं नहीं करते हैं, या ज्वाइन करके भी नहीं लिखते हैं, वो आपका हेडक है। यहाँ पे जब मैं चैट सेव करता हूँ उसी को अटेंडेंस सीट मानूंगा, करेक्ट। सिचुएशन तो यह है कि कोई स्टूडेंट अगर मान लेते कोई प्रॉब्लम नहीं बना, देखते कर बना लेगा तब भी उसका तैयारी हो जाएगा। सबसे खास बात यह है, कैरियर बनाना इतना आसान है, खास करके कैरियर बनाना, एक्सेलेंट का बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो एक्सेलेंट तो आईआईटी होता है, राइट। बट अगर एनआईटी तक के लिए भाई 30 क्वेश्चन में एनआईटी में सिलेक्शन होता है, मतलब आपका कैरियर बन गया, राइट। जस्ट इमेजिन आउट ऑफ 75 ओनली 30 में बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके लिए बोल दिया, 120 मार्क्स, राइट। इतना आसान है। अगर सब लोग 10-10 क्वेश्चन भी हर सब्जेक्ट में, सारा सब्जेक्ट में 10-10 क्वेश्चन भी बना, 10-10 क्वेश्चन का आपका कैलिबर नहीं है जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं। जेई मेन का तो क्वेश्चन में क्वेश्चन देखते होंगे, करेक्ट। हो गया अब? Yes, sir. अब यहाँ देखिए, तो सर यहाँ तो सिर्फ टी और भी का रिलेशन है, आया है, तो यहाँ से एडियाबेटिक प्रोसेस में टी और भी का रिलेशन क्या है, टी भी के पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। Yes, sir. अब मुझे एडियाबेटिक प्रोसेस में पी और भी का रिलेशन चाहिए, तो क्या दोबारा डिराइव करेंगे या इसी का एडवांटेज लेंगे? देखिए इसी का एडवांटेज ऐसे लीजिएगा, कोई भी प्रोसेस हो, फॉर कोई भी प्रोसेस है, अगर आइडियल गैस है तो पी भी इक्वल टू एनआरटी तो लगेगा। Yes, sir. तो अब मुझे चाहिए पी और भी का रिलेशन, तो इसमें टी को एलिमिनेट कर देंगे तो पी और भी बचेगा। तो क्या यहाँ से टी इक्वल टू पी वी बाई एन आर लिख सकते हैं स्टूडेंट? Yes, sir. टी इक्वल टू पी वी बाई एन आर, इस पी वी बाई एन आर को यहाँ पुट करें, इस टी के बदले यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या नजर आएगा सर, पी वी बाई एन आर भी के पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। Yes, sir. और हम लोग किसके लिए काम कर रहे हैं? फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस, राइट। तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस के लिए एन तो कांस्टेंट ही रहेगा, करेक्ट ना। Yes, sir. तो बताइए पी अब भी के पावर 1 अब भी के पावर गामा माइनस 1, ये दोनों मल्टीप्लाई हो कितना बन जाएगा? V to power gamma. गामा। और इसको इस तरफ लेके चले जाइए तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट इक्वल टू व्हाट? Constant. एनआर को इस तरफ लेके चला गया, और इस तरफ जो क्वांटिटी का कांस्टेंट था तो एनआर भी तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट कांस्टेंट ही तो रहेगा, राइट। Yes, sir. इसका मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम इस तरीके से वेरी करता है, पी भी के पावर गामा इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट, करेक्ट ना। Yes, sir. तो पी हम लोग को किसका किसका रिलेशन मिल गया? टी और भी का मिल गया, पी और भी का मिल गया। अब किसका बचा हुआ? पी और टी का। Yes, sir. पी और टी का रिलेशन के लिए क्या करेंगे? V को eliminate कर देंगे. चलिए बताइए पी और टी का क्या रिलेशन रहेगा एडियाबेटिक प्रोसेस में चेंज होने का? तो आपकी मर्जी है, यहाँ से निकालिए यहाँ से निकालिए, बात तो एक ही हो जाएगा ना। Yes, sir. डिराइव करके बताइए तो क्या होगा रिलेशन। यहाँ से ही लेते हैं अगेन, पी भी इक्वल टू टी में। अब मुझे चाहिए क्या? भी नहीं चाहिए, पी और टी चाहिए, तो भी के बदले यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं?
v के बदले यहाँ पे पुट कर देंगे t, बोलिए फास्ट, V की जगह NRT by P. NRT बाई P. p के पावर कितना, गामा एस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो t देखिए तो ये होगा सॉरी t इंटू टी के पावर गामा माइनस वन बाई पी के पावर गामा माइनस वन, राइट, एन आर के पावर ऑल्सो गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। Yes sir. दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा, P का पावर gamma. और ए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वन माइनस गामा हो सकता है। Yes sir. और ये तो कांस्टेंट हो गया ना, Yes sir. तो कांस्टेंट बाई कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहेगा, इस तरीके से वैरी करेगा। देखिए तो कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है। No sir. अब देखिए एक मिनट, शॉर्ट नोट्स के लिए आपको इन तीनों को रटने का रिक्वायरमेंट है या सिर्फ इसको भी रटे रहेंगे तो काम चल जाएगा। मैं आपके जगह पर रहता तो पी वी इक्वल टू पी वी के पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको रटे रहता और बाकी ऐसे लिख लेता कि बाकी का रिलेशन चाहिए तो पी वी इक्वल टू एन आर टी से कई हेल्प से निकाल लेंगे बाकी के बीच का रिलेशन, राइट। Yes sir. शॉर्ट नोट्स में आपका इतना कॉम्पैक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि लेंदी कि आप एकदम उसको देख कर डर लग जाए। बस पी वी के पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट एडियाबेटिक के लिए, Yes sir. और वहाँ पे खुद के लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, आपका शॉर्ट नोट्स आपका है। तो बाकी का निकालना रहेगा तो पी वी इक्वल टू एन आर टी के हेल्प से हम लोग पुट करते रहेंगे और निकाल लेंगे, ठीक है ना। Yes sir. इस तरफ का लिख लीजिए, क्या उस तरफ नहीं लिखे थे क्या, चलिए लिखिए, वर्क डन फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस, वर्क डन फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक PIC, यस, मैं बता रहा हूँ इसका मीनिंग क्या है, फॉर रिवर्सेबल प्रोसेस। देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ देखिएगा, इज इट कंपलसरी के प्रोसेस सिर्फ 3 या 4 रहेगा, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक और आइसोबेरिक, इज इट कंपलसरी 4 ही प्रोसेस रहेगा। No sir. ये तो आइडियल है कि हाँ ये 4 प्रोसेस हम लोग जानते हैं, राइट, बट प्रोसेस तो कुछ भी तो हो सकता है, करेक्ट। Yes sir. तो मान लेते हैं कि मुझे n का वैल्यू नहीं पता है, n क्या है नहीं पता है, n का वैल्यू -1 भी हो सकता है, नहीं पता है, करेक्ट। पी वी के पावर n इक्वल टू के दिया हुआ है, एग्री। Yes sir. पी वी के पावर n इक्वल टू क्या दिया हुआ है, के दिया हुआ है, और इस प्रोसेस के लिए आपको वर्क डन फॉर रिवर्सेबल प्रोसेस निकालना है। रिवर्सेबल प्रोसेस है बट इस प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालना है। तो बाकी के लिए तो आप जानते हैं, बाकी के लिए नो डाउट आप जानते हैं, करेक्ट। Yes sir. तो इस प्रोसेस के लिए अगर वर्क डन निकालना है और आप केमिस्ट्री क्लास में हैं, फिजिक्स का, तो इसी फार्मूला को फिजिक्स के क्लास के लिए बनाना रहेगा, तो क्या कीजिएगा, फाइनल फार्मूला में माइनस और मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट। Yes sir. चलिए
तो डी डब्ल्यू के लिए क्या लिखेंगे सर, माइनस पी डी वी, एग्री ना, Yes, sir. माइनस PDV. पी डी वी। तो डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2 तक। बट यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है या प्रेशर वेरी कर रहा है, Very good. वेरी कर रहा है, किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। Yes, sir. तो क्या यहाँ पे W इक्वल टू V1 से V2 K बाई V के पावर n लिख सकते हैं, यहाँ तक आइए। इसका हेडिंग था वर्क डन फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि कोई भी आर्बिट्ररी प्रोसेस जिसमें पी, जनरली हम लोग क्या करते हैं, पी वी के पावर 1 इक्वल टू के, मतलब पी वी इक्वल टू के, बॉयल्स लॉ राइट, आइसोथर्मल प्रोसेस, Yes, sir. या पी वी के पावर गामा, कौन सा प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस राइट। Yes, sir. वैसे ही ये तो एकदम बिल्कुल स्टैंडर्डाइज्ड है ना, आइडियल है, जो कि 4 हम लोग को याद रहता है, हम लोग का प्रोसेस में तो यही तो 4 याद रहता है, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एग्जाम में तो इस पर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ISC वर्मा में अभी जस्ट दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, हालांकि केमिस्ट्री क्लास है बट एक्चुअली वो फिजिक्स में भी यूज हो फिजिक्स का क्वेश्चन भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे कोई प्रोसेस और भी तो हो सकता है, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, और आपको क्वेश्चन बैंक में भी एक्चुअली केमिस्ट्री के ही क्वेश्चन बैंक में मिलेगा जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ओके। Yes, sir. तो मेरा एक कोई प्रोसेस है जिसका नाम, जिसमें n का वैल्यू नहीं पता है, तो मैंने आर्बिट्ररी कोई प्रोसेस ले लिया जिसमें पी भी, मेरा पी और भी का रिलेशन ऐसे है, इस तरीके से रिलेटेड है, इस तरीके से वेरी कर रहा है। तो बर्कडन का फार्मूला क्या रहेगा, रिवर्सेबल प्रोसेस के लिए माइनस पी डी वी, Yes, sir. और यहाँ पे p के बदले क्या पुट कर सकते हैं, के बाई वी के पावर n। क्यों पुट करना पड़ा, क्योंकि सर इंटीग्रेशन तभी हो पाएगा, अदरवाइज इंटीग्रेशन मुझसे नहीं हो पाएगा, करेक्ट। Yes, sir. तो 1 बाई वी के पावर n का इंटीग्रेशन कितना, तो W इक्वल टू, जल्दी से बोलिए, के को बाहर लेते हैं, इंटीग्रेशन कितना, V के पावर 1 माइनस n, Divided by 1 minus n. 1 माइनस n, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2. V1 से V2। चलिए क्या लिखिएगा, के V2 1 माइनस n, एग्री, Yes, sir. या के को रहने दीजिए, के को अंदर लेके जा सकते हैं। तो सर किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी को आप बाहर भी रख सकते हैं, अंदर भी लेके जा सकते हैं, एग्री। Yes, sir. और इस माइनस को यहाँ एब्जॉर्ब कर दें अगर प्रॉब्लम नहीं है तो के भी के पावर 1 माइनस n, n माइनस 1, मैंने माइनस को एब्जॉर्ब कर दिया स्टूडेंट, ठीक है, V1 से V2, और के बदले क्या PV के पावर n पुट कर सकते हैं, वहाँ देखिए वो वाला के था राइट। Yes, sir. आप लोग हाँ ना बोलते रहिएगा, अगर समझ में आ रहा है तो, नहीं समझ में आता तो रोकना भी है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, No, sir. चलिए v के पावर n और v के पावर 1 माइनस n कितना हो गया, V square. v स्क्वायर हुआ है, सिर्फ v बचा, हाँ, sir. Yes, sir. इसका मतलब W इक्वल टू पी वी बाई n माइनस 1 V1 से V2, करेक्ट ना। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, P2 V2
थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा यहाँ पे। बोले क्या प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ, मेरा समस्या बताइए। बाद में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। V2 1 माइनस n, V1 1 माइनस n डिवाइडेड बाई n माइनस 1। यहाँ तक आइए। के V2 1 माइनस ए, माइनस को एब्जॉर्ब कर दिया था यहाँ पे, यहाँ से ये 1 माइनस n था, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ n माइनस 1, ठीक है। अब k के बदले क्या a यूज कर सकते हैं, और k के बदले a भी तो यूज कर सकते हैं। पी भी के पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो क्या लिख सकते हैं P1 V1 के पावर n इक्वल टू P2 V2 के पावर n इक्वल टू k, और डिवाइडेड बाई n माइनस 1। अब ये क्या हो जाएगा सर, P2 V2 और माइनस P1, यहाँ से आपका लाइफ आसान हो जाएगा। P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइड बाई n माइनस 1, ओके। सेकंड लास्ट में V2 के पावर n होगा, V2 के पावर n। हाँ n, और यहाँ भी तो n रहेगा। और आप किसका इंटीग्रेशन कर रहे थे, यहाँ देखिएगा, एक मिनट रुकना है। किसका इंटीग्रेशन कर रहे थे, V2 के पावर n का, 1 बाई v के पावर n का, राइट। और उस इंटीग्रेशन में फार्मूला क्या लगाए हैं, ए फार्मूला यूज किया है ना शायद, हाँ ना बोलते रहेगा, ये इसी फार्मूला का यूज किया है। यस सर। तो इंटीग्रेशन करने के टाइम पे आपके माइंड में ये आना चाहिए कि ये फार्मूला यूज कर रहे हैं तो ये नॉट इक्वल टू 1, एग्री। यस सर। क्योंकि अगर n इक्वल टू अगर 1 हो जाएगा तो ln भी लिखना पड़ता, राइट। यस सर। इसका मतलब जो इंटीग्रेशन करने के बाद, समझे मैथमेटिकली, यस सर। जो फार्मूला ln के लिए आप इंटीग्रेशन का किए हैं उसमें आप ln नहीं लिखे हैं, इसका मतलब n का वैल्यू यहाँ पे 1 नहीं लेना है, करेक्ट। इसका मतलब ये जो फार्मूला बना रहे हैं जो वर्क डन का, उसमें n इक्वल टू 1 के लिए नहीं काम करेंगे, करेक्ट। तो सर n इक्वल टू 1 अगर रहेगा तो n इक्वल टू 1 का तो बहुत पहले काम कर चुका है, जिसका नाम था आइसोथर्मल प्रोसेस, पी भी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, करेक्ट ना। यस सर। हाँ बोलो ना, हाँ बोलो बोलो। हाँ तुम एक काम करना, जब भी कॉल करना ना तो 8 बजे के बाद करना, जब मैं क्लास में रहता हूँ उस टाइम, ठीक है। बहुत अर्जेंट रहने से कॉल करना। चलिए, तो W तो इस ये फार्मूला का कंडीशन समझ में आ गया। यस सर। मैंने ऐसा n नॉट इक्वल टू 1 क्यों लिखा, क्योंकि सर जहाँ से इंटीग्रेशन का फार्मूला अप्लाई कर, मैं मैथमेटिकल अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जहाँ से फार्मूला यूज कर रहे थे वो x के पावर n वाला फार्मूला था, बट अगर 1 बाई v के पावर n है उसमें n इक्वल टू 1 रहता तो फिर मेरा फार्मूला बनता ln भी, करेक्ट। यस सर। तो n इक्वल टू 1 के लिए ऑलरेडी हम लोग वर्क डन निकाल चुके हैं, जिसका नाम था आइसोथर्मल प्रोसेस, बॉयल्स लॉ, यस सर। निकाल चुके हैं फार्मूला, करेक्ट ना। यस सर। तो ये शॉर्ट नोट्स में रहना चाहिए कि यहाँ पे जो सर पढ़ा रहे हैं जिसके लिए वर्क डन का फार्मूला डिराइव किए, उसमें n शुड नॉट इक्वल टू व्हाट 1, n इक्वल टू 1 रहेगा तो ऑलरेडी काम वर्क डन है, काम ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा, वो v टू द पावर n को हम x मान के ऐसा कर सकते हैं? बीट उसमें ऐसे नहीं होता है इंटीग्रेशन, v टू द पावर n को x मान कर, तो उसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तब इसके बदले फिर
वो इंटीग्रेशन जब सर पढ़ाएंगे ना सर लोग, Yes, sir. तो इसको बोलते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे जब v के पावर n माइनस v का पावर n की इक्वल टू एक्स, तो dv के बदले में dx आ जाएगा और dx में फिर n नजर आएगा। इसलिए अभी अगर जो काम सीधा सीधा हो रहा है ऐसे, उसको बिल्कुल ऐसे नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉब्लम है, राइट। लाइफ ऐसे ही टफ हो चुका है, अब उसको और टफ नहीं करना है। तो वर्क डन इक्वल टू P2V2 माइनस P1V1 डिवाइड बाई n माइनस 1। ये फार्मूला कहाँ पे काम करेगा सर? वो सारा जगह पे काम करेगा जहाँ पे n नॉट इक्वल टू 1 रहेगा, करेक्ट। Yes, sir. एग्री है ना इस बात? बाकी लोग बोलते ही नहीं है। कितना बड़ा फार्मूला मिल गया है वो आप इमेजिन भी नहीं कर रहे हो। इनफाइनाइट सिचुएशन के लिए फार्मूला दे दिया है नहीं। Yes, sir. n का वैल्यू माइनस 1 कितना, -1. तो वर्क डन कितना सर? P2V2 माइनस P1V1 डिवाइड बाई -2, ठीक है ना। Yes, sir. n का वैल्यू 2, तब P2V2 माइनस P1V1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1। n का वैल्यू 3/2, देन P2V2 माइनस P1V1 डिवाइड बाई 3/2 माइनस 1, राइट। Yes, sir. n का वैल्यू गामा, देखिए कितना बढ़िया हो जाएगा। PV के पावर गामा इक्वल टू k, नहीं था सर? दिस वन इज मोर जनरलाइज। Yes, sir. अब मैं बोला था कि n का वैल्यू सिर्फ 1 छोड़कर बाकी हर जगह वैलिड रहेगा। तो अगर n का वैल्यू गामा हो जाए तो फार्मूला क्या बन जाएगा? P2V2 P2V2 minus P1. माइनस P1 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। Yes, sir. तो अभी तो हम लोग एडियाबेटिक के लिए लाए थे वर्क डन का फार्मूला, वो क्या था जरा देखिए तो एक बार। Yes, sir. यही था ना? Yes, sir. तो बोले विच वन इज मोर जनरलाइज, एडियाबेटिक का वर्क डन या दिस वन इज मोर जनरलाइज वर्क डन? बट इसमें n नॉट इक्वल टू 1 फॉर फिक्स, ये फार्मूला है फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस। बट यहाँ पे जो n है नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, यहाँ पे n ए प्रोसेस है, ओके। Yes, sir. यहाँ पे इस n प्रोसेस का नाम था। Yes, sir. इस n को कुछ और बना दिया जाए, n रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। चलिए, लेकिन यहाँ पे अब यहाँ देखिएगा, n को कुछ और बना देते हैं स्टूडेंट। क्या बना दे बोलिए, क्योंकि फिर नंबर ऑफ मोल में हाँ a बना देते हैं, वेरी गुड। a माइनस 1, यहाँ पे m नॉट इक्वल टू 1। और अगर m का वैल्यू गामा के बराबर हो जाए, m कुछ भी हो सकता है 1 को छोड़कर, m का वैल्यू अगर गामा हो जाए तो सर P2V2 माइनस P1V1 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। और यहाँ इसके बदले a लिख सकते हैं NRT2 माइनस NRT1 डिवाइड बाई a माइनस 1, Yes, sir. करेक्ट ना। Yes, sir. इसका मतलब सर NRT2 डिवाइड बाई m माइनस 1, Yes, sir. यहाँ तक आ जाइए। चलिए यहाँ देखिए, तो इस टाइप यहाँ देखना है, इस टाइप का प्रोसेस के लिए क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आया हुआ है। मोलर हीट कैपेसिटी फॉर दिस प्रोसेस, मोलर हीट कैपेसिटी फॉर व्हाट, लिखिए फाइंड आउट द मोलर हीट कैपेसिटी फॉर दिस प्रोसेस, फाइंड आउट मोलर हीट कैपेसिटी फॉर विच प्रोसेस, दिस प्रोसेस, ओके। Yes, sir. तो बोलिए मोलर हीट कैपेसिटी का फार्मूला क्या था? जहाँ तक मुझे याद है कि यही था, Q/N डेल्टा T, Yes, sir. राइट। Yes, sir. इसका मतलब सर अगर Q निकल जाए तो हम लोग का काम बन जाएगा और बहुत बढ़िया फार्मूला बन जाएगा, करेक्ट। Yes, sir. तो उसके लिए हम लोग को हेल्प करेगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फिर से बोलिए, Delta is equal to Q plus डेल्टा इक्वल टू Q plus W. Q प्लस W, वेरी गुड।
और डेल्टा डेल्टा ई कितना, एन से भी डेल्टा बोलिए, टी, एन से भी डेल्टा टी, एन सी भी डेल्टा टी, डेल्टा टी। और इस प्रोसेस के लिए वर्क डन कितना, टू बी टू माइनस, करेक्ट। यस सर, इसका मतलब Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन सी भी डेल्टा टी माइनस, बोलिए तो, एन आर डेल्टा टी बाई माइनस वन, तो Q इक्वल टू एन सी भी डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी बाई 1 माइनस एम लिख सकते हैं। यस सर, यहाँ तक आइए, माइनस को एब्जॉर्ब कर दिए, यस सर, चलिए, फॉर दिस प्रोसेस Q का वैल्यू एन सी भी डेल्टा टी, राइट, और Q का वैल्यू कितना, एन आर डेल्टा टी बाई 1 माइनस एम, और डिवाइडेड बाई एन डेल्टा टी, एन डेल्टा टी, और एन डेल्टा टी कैंसिल हो गया नहीं, यस सर, तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या बचा सर, सी भी बाई आर बाई 1 माइनस एम, एग्री, यस सर, करेक्ट ना। यस सर, और सी भी के बदले क्या लिख सकते हैं, 1 बाई गामा माइनस 1, सॉरी आर बाई गामा माइनस 1, यस सर, अब प्लस आर बाई 1 माइनस एम। ये बहुत बड़ा फार्मूला मिला है आप लोग को। दिस इज द मोलर हीट कैपेसिटी फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस फॉर एनी प्रोसेस, राइट। यस सर, बोलिए एडियाबेट, एक मिनट, एडियाबेटिक प्रोसेस में मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, तो सर एडियाबेटिक प्रोसेस में क्यू तो जीरो रहता है, तो मोलर हीट कैपेसिटी जीरो होता है, राइट। यस सर, देखिए ये फार्मूला वहाँ पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए एम के बदले क्या पुट कीजिएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस में एम का बदल वैल्यू गामा, तो आर बाई गामा माइनस 1 प्लस आर बाई 1 माइनस गामा, क्या दोनों जीरो हो जाएगा, यस सर, तो विच इज मोर जनरलाइज, वहाँ का रटना या दिस वन इज मोर एंड मोर जनरलाइज फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस। ये 3 स्टार डिजर्व करता है भाई फार्मूला। तो सर ये आइसोथर्मल में काम करेगा, तो सर ये अनफॉर्चुनेटली आइसोथर्मल में भी काम कर जाएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में मोलर हीट कैपेसिटी इन्फिनिटी था, राइट, यस सर, तो आर बाई जीरो और आर बाई जीरो तो नहीं हो गया इन्फिनिटी। तो देखिए शॉर्ट नोट्स में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि ठीक है शॉर्ट नोट्स में आप ये इसको रख लीजिएगा, बट सबसे बढ़िया बात है कि अगर रट जाते हैं तो बहुत इतना सारा हाफ पेज का काम आपका एग्जाम में बच जाएगा। और ऑब्वियसली जेई में चाहे नीट में स्पीड मैटर करता है, तो मैं आपकी जगह पर रहता तो पहले तो इसको रट्टा मार लेता। लेकिन अगर बाई चांस भूल भी गए तो डेरिवेशन इसलिए कर रहे हैं कि आप वहाँ पे अगर बाई चांस 1% आप कन्फ्यूजन हो गया कि क्या था, तो हम आपको तो ये तो पता रहेगा ना कि सर ने क्या किया था। ओके सर ने पहले उस प्रोसेस के लिए वर्कडन निकाला था, राइट, और फिर फर्स्ट लॉ ऑफ प्रोसेस स्टेप क्या था मेरा, बहुत सिंपल था, पहले मैंने वर्कडन निकाला उस प्रोसेस के लिए, करेक्ट, और फिर मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज़ किया और वहाँ से क्यू का वैल्यू निकाला, क्योंकि मोलर हीट कैपेसिटी के लिए क्यू बाई एन डेल्टा टी था, एन डेल्टा टी तो पता है, क्यू का वैल्यू निकालना था, और फिर एन डेल्टा टी आपस में कैंसिल होकर जो बचा था वही तो रिजल्ट है, राइट। यस सर, चलिए तो स्टूडेंट आप लोग तो अभी घर पे ही हैं, एच सी वर्मा है बगल में, सेकंड वॉल्यूम, मैं वेट कर रहा हूँ।
सेकेंड वॉल्यूम में हीट एंड थर्मोडायनामिक्स है। मिल गया? ओके। सेकेंड वॉल्यूम का पेज नंबर 78। पेज नंबर 78 का क्वेश्चन नंबर 9। पेज नंबर 78 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं? 30 सेकंड में आंसर बताइए। प्रूफ करना था, देखिए तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी आया हुआ है। प्रॉब्लम यही था ना कि कोई एक प्रोसेस है जो इस तरीके से वेरी हो रहा है, P इक्वल टू के भी। Yes, sir. वेरी गुड। तो P वाई ये नहीं लगता कि ए है, तो यहाँ पे M का काम कौन कर रहा है? -1। Yes, sir. तो इस प्रोसेस के लिए अब देखिए, एक मिनट, आपको नहीं लगता कि अगर डिरिवेशन नहीं करते तो आपके लिए बढ़िया प्रॉब्लम था, डिराइव करके बगड़ा निकाल के बनाना पड़ता। Yes, sir. ये तो मैंने थ्योरी प्रॉब्लम को ही तो थ्योरी बना दिया आपके लिए। एक्चुअली मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, ये आप पे छोड़ना चाहिए था कि हाँ सब कुछ पढ़ा दिए, अब आप जानिए। बट मैंने इस प्रॉब्लम को ही थ्योरी बना के आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया, करेक्ट। तो अब यहाँ पे एम का वैल्यू क्या हो गया? -1। तो सी इक्वल टू, यहाँ देखिए, सी इक्वल टू सी भी बाई आर 1 माइनस आई एम का बदले क्या पुट कर देंगे? -1 सी भी प्लस R/2। कितना देर का काम था मेरे लिए। एग्री? Yes, sir. इसका मतलब अब कोई भी प्रोसेस रहेगा, बस एम का वैल्यू 1 नहीं हो, बाकी सब के लिए तो हम लोग यहाँ से ही निकाल लेंगे। इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि उन्होंने इस फॉर्मेट पूछा था, हम लोग ये भी जानते हैं। अब बस ए और ए अलग है, या सी भी के बदले ही पुट कर दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। प्रोसेस क्या है, क्या लिखा हुआ है 10 में? ए भी के पावर, B. यहाँ पे ए और बी कांस्टेंट, राइट। Yes, sir. इसका मतलब पी भी के पावर -b इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। Yes, sir. तो आपको नहीं लगता कि इसका -b का वैल्यू गामा के बराबर होना चाहिए? Yes, sir. एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए तो मोलर हीट कैपेसिटी 0 होता है। इसमें तो सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट भी नहीं है, राइट। अभी जस्ट तो बताए थे। Yes, sir. इसका तो -b इक्वल टू व्हाट? गामा। तो b का वैल्यू कितना होना चाहिए? Minus -गामा। आंसर क्या है? यही है, sir. गामा या माइनस गामा? Minus gamma. आप लोग समझे मैंने क्या बोला? Yes, sir. तो एक्चुअल में P एक्चुअली ए था, P के इक्वल टू ए भी टू द बी, मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। बट हम लोग को पहले ही से पता है कि पी भी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट रहता है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है? 0 फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस, करेक्ट। चलिए
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए तो, बाकी यहाँ पे सारा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, अदरवाइज एक फिजिक्स का क्लास बन जाएगा। 12 देखिए तो, हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन बनाए हैं केमिस्ट्री में। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा ना? Yes, sir. चलिए, ओके। यहाँ देखिएगा, y = 1/x, कैसा ग्राफ? अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही सिर्फ मुझे ग्राफ चाहिए तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, y = 1/x², कैसा ग्राफ? सर नेचर सेम रहेगा और स्लोप का थोड़ा डिफरेंस रहेगा, राइट? Yes, sir. y = 1/x के पावर गामा, कैसा ग्राफ? जहाँ पे गामा कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, राइट? ऑलमोस्ट सेम। हो गया ना? Yes, sir. ये बताने का रिक्वायरमेंट तो है नहीं, राइट? यहाँ तक आ गए? Yes, sir. शुभांकर, PV के पावर गामा इक्वल टू व्हाट? के एग्री? Yes, sir. ये कौन सा प्रोसेस है? ये पॉलीट्रॉपिक नहीं है तो प्योर एडियाबेटिक है, राइट? हाँ, sir. अब PV = K, ये कौन सा प्रोसेस? Isothermal. सर आइसोथर्मल, एग्री? तो P = और इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं, तो फर्स्ट का ग्राफ P = KYV, कैसा ग्राफ रहेगा? सर ऐसा ग्राफ रहेगा, करेक्ट? Yes, sir. और सेकंड में P = KY, V के पावर गामा रहेगा, तब कैसा ग्राफ रहेगा? नेचर डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? Similar. सेम रहेगा। यहाँ तक आइए। यहाँ तक हो गया? Yes, sir. बाकी लोग को अभी प्रॉब्लम बनाकर दिखाकर मैं डेमो दिया हूँ कि एक्चुअली फिजिक्स में बहुत काम में आ जाएगा। जो लोग यहाँ पे फिजिक्स नहीं भी कर रहे हो और जो केमिस्ट्री के लिए ज्वाइन किए हैं तो उनको भी एटलीस्ट कुछ टॉपिक 30% तो मैं डैम से बता रहा हूँ कि फिजिक्स वाला एक कॉमन, फिजिक्स और केमिस्ट्री कॉमन रहता है, तो वहाँ पे आपको सच में फ़ायदा हो जाएगा। बस क्लास करते रहिएगा। कुछ लोग
अरे ये बात तो मुझे पता चल जाता है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट मुझे पता चलता है कि कुछ लोग ज्वाइन करके भी नहीं ज्वाइन किए हुए रहते हैं। ऐसा मत कीजिए, खुद के साथ डेंजर हो जाएगा। ये सम इसलिए मैं शुभांकर का नाम लिया, याद है? उन्हीं का एक क्वेश्चन था। इस हाँ, मैं अपने केमिस्ट्री वाला क्लासरूम से मैं पढ़ा रहा था, या आप में से या शुभांक कोई का एक का स्टूडेंट पूछे थे, तो अभी रियल टाइम आ गया, तो लगता है शुभांकर आज ज्वाइन नहीं किए हुए हैं सेकेंड क्लास। आया था। आप लोग का अब टेस्ट स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है वेदांत? और मोटा मोटी सबके यहाँ एटलीस्ट 2 डिवाइस तो होगा ही। 2 डिवाइस में तो एक मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, 2 मोबाइल हो गया, ठीक है ना? तो यहाँ से ही बैठे बैठे गार्डिंग होगा। जब एग्ज़ाम रहते रहे क्लास के टाइम पे, तो आप लोग आराम से अपना होता है ना एंगल ऑफ रिपोज, एकदम आराम से। कुछ कुछ लोग तो पता चल रहा है कि एक पेरेंट्स कॉल किए कि सर इसको कितना बार समझाया है कि सोते हुए क्लास मत करना। वो आराम से आपको क्लास करते रहते, जैसे मूवी होता है ना, ऐसे देख रहा है, लिखेगा क्या पता नहीं चल रहा है। ये आपके बैच की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी और बैच की बात कर रहा हूँ। सच में एक पेरेंट्स कॉल किए कि सर कभी देखते हैं कि वो क्लास करने के टाइम पे कभी बेड पे सो जाता है, कभी बैठ जाता है, क्योंकि ऐसा तो आज तक मैंने भी क्लास नहीं किया। तो जिस टाइम पे ऑनलाइन टेस्ट ही रहेगा, बट ऑनलाइन टेस्ट में वीडियो ऑन रहेगा, तो सर एक वीडियो ऑन रहेगा, तो फिर मैं ऑनलाइन टेस्ट, तो आप दूसरे डिवाइस से टेस्ट देंगे और एक डिवाइस से जूम पे वीडियो लाइव रहेंगे, ओके? और हाँ हाँ हाँ, आ रहा है शुभंकर। अभी नहीं, मैं भी आपको नाम ले रहा था। एनीवे, तो उस टाइम पे टेस्ट, और टेस्ट का फिक्स टाइम इतना बजे से इतना बजे तक, ये नहीं कि सुबह से शाम तक 24 आवर। तो उसमें क्या होता है कि कोई टेस्ट दे रहे हैं, कोई कभी और दे रहे हैं, कोई कभी और दे रहे हैं, तो एक प्रॉपर टाइम पे ही, ओके? और उतना देर सच में मैं बैठ के गार्डिंग करूँगा, उतना देर मैंने एकदम सोच लिया है कि एकदम बैठ कर देखते रहना है कौन बनाता है कौन नहीं बनाता है। चलिए, पी वी इक्वल टू के, राइट? तो पी, इसका स्लोप तो हम लोग पहले, बॉयस लॉ है ना, कौन सा लॉ है? बॉयस लॉ, राइट? तो डी पी बाई डी वी कितना? तो सर माइनस के बाई वी स्क्वायर, करेक्ट? तो डी पी बाई डी वी इक्वल टू के बदले क्या पी वी पुट कर दें? और इसी को तो स्लोप बोल रहे हैं, स्लोप ऑफ पी वर्सेस वी कितना हो जाएगा? ये याद रखिएगा, यहाँ देखना है। इस टाइप का चीज़ आपको सर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स और सब मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में काम में आ जाएगा। सॉरी, साउंड वेव में भी काम में आ सकता है। साउंड वेव में मैं आपको जब वेव पढ़ाऊंगा ना, तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिक, बल्क मॉडुलस में आएगा, यूज में आ जाएगा, करेक्ट? तो एम इक्वल टू व्हाट? माइनस पी वाई। हाँ, हाँ, आज तो मैं भी एकदम देख रहा हूँ डेस्कटॉप पे, एकदम प्योर एचडी ही है।
वीडियो ब्लर नहीं है। हाँ, देखिए सामने मैं भी अपना डेस्कटॉप रखे हुए हूँ। अब वीडियो बिल्कुल कहीं भी बफरिंग भी नहीं हो रहा है, परफेक्टली करेक्ट है। बाकी लोग का क्या ठीक है? चलिए अच्छा, आप लोग जियो फाइबर नहीं लगाए? हाँ, नहीं ठीक है, अगर काम चल रहा है तो उससे भी काम चल जाएगा, कोई बात नहीं। और वीडियो तो मिलेगा ही जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें आप भी इतना समझ रहे हैं, मैं बोलने से भी काम चल जाएगा। मैं बॉयस लॉ का पी वी इक्वल टू के लिया हूँ, तो पी इक्वल टू के वाई वी, तो डी पी वाई डी वी इक्वल टू माइनस के वाई वी स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट ही तो कर रहे हैं। Yes, sir. तो स्लोप क्या हो गया? माइनस पी वाई वी, राइट। इसका मतलब है कि बॉयस लॉ का स्लोप माइनस पी बाई वी। अरे तो पक्का पता है कि पी और वी का जो ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। Yes, sir. और स्लोप पी और वी में, यहाँ देखिएगा, ये तो ब्रैकेट ऑलवेज पॉजिटिव, आगे लगा हुआ है निगेटिव, करेक्ट। Yes, sir. वी टेंडिंग टू जीरो, तो स्लोप टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी। और माइनस इन्फिनिटी कब होता है? 90 के आसपास, 90 से थोड़ा बड़ा। Yes, sir. अब वी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, द स्लोप बिकम्स व्हाट? जीरो। Zero. इसलिए ये ग्राफ ऐसा चल रहा था, करेक्ट। Yes, sir. इसका मतलब किसी पॉइंट पे, यहाँ देखिए, किसी पॉइंट पे जहाँ पे प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, और स्लोप निकालना है, तो स्लोप के लिए क्या डायरेक्टली माइनस P1 बाई V1 लिख सकते हैं, Yes, sir. अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। Yes, sir. ओके, यहाँ तक आइए। 21 लॉ का कौन सा प्रोसेस के लिए है? Isothermal process. आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। हो गया? Yes, sir. P इक्वल टू के वाई, या मैं एडियाबेटिक लिख रहा हूँ, तो एडियाबेटिक के लिए पी वी के पावर गामा इक्वल टू क्या? तो P इक्वल टू के वाई वी के पावर गामा, डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी पी बाई डी वी कितना आएगा जल्दी से सर? माइनस गामा के वाई, बोलिए। गामा प्लस 1, एग्री। Yes, sir. और ए है स्लोप एडियाबेटिक प्रोसेस का, माइनस, और के बदले क्या पुट कर सकते हैं? पी वी के पावर गामा। Yes, sir. तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए और ग्राफ तो यही रहेगा ना, समथिंग लाइक दिस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए स्लोप क्या हो गया? माइनस गामा पी बाई वी, राइट। Yes, sir. तो एडियाबेटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस में स्लोप का फार्मूला सेम ही है, बस एक में डिफरेंस क्या है कि इसमें माइनस गामा पी बाई वी है और वहाँ पे माइनस पी बाई वी है, करेक्ट। Yes, sir. और गामा का वैल्यू लेस देन 1 होता है या मोर देन 1 होता है? More than one. गामा ऑलवेज मोर देन 1 है फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, राइट। Yes, sir. इस बात का ख्याल रखिएगा, इससे फ़र्क पड़ेगा मुझे, ठीक है। यहाँ तक आइए। हो गया? Yes, sir. हटाएं? Yes, sir. हो गया स्टूडेंट? नहीं, equal to नहीं होगा. Gamma greater than equal to नहीं होगा सर, equal to 1 नहीं होगा. गामा यहाँ पे क्या है? Yes, sir. सी पी बाई सी भी, राइट। Yes, sir. और ये हम लोग आइडियल गैस के लिए देख रहे हैं, तो गैस के लिए सी पी बाई सी पी का वैल्यू ऑलवेज 1 से ज़्यादा रहेगा, करेक्ट। Yes, sir. मैं नहीं बोला हूँ कि सी पी इक्वल टू सी पी नहीं होता है, बट आइडियल गैस के लिए नहीं होता है। दूसरे के लिए सी पी इक्वल टू सी पी हो सकता है, करेक्ट, Yes, sir. बट गैस के लिए नहीं होगा।
ए अगर एंगल 120 है और ए एंगल अगर 135 डिग्री है, ए है यहाँ का स्लोप, मानते हैं 0.1, ए 0.2। ओके स्टूडेंट, तो M1 के लिए क्या लिखिएगा, आप लोग नज़र आ रहा है ना, M1 के लिए tan 120, tan 120 का वैल्यू कितना, -√3। हाँ सर, -√3। -√3। हाँ -√3, -√3। और M2 इक्वल टू हाउ मच, इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि सर 90 से 180 के बीच में, 90 से 180 के बीच में एंगल बढ़ा तो निगेटिव वैल्यू कम। यस सर। मैं वैल्यू नहीं बोल रहा हूँ, निगेटिव वैल्यू बोल रहा हूँ, ठीक है। यस सर। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ने बोल दिया वैल्यू बढ़ा, ऐसे तो बोला -1 -√3 में कौन बढ़ा, तो ऑब्वियसली -1 बढ़ा, राइट। यस सर। मेरा स्टेटमेंट था कि एंगल बढ़ा तो निगेटिव वैल्यू, एंगल बढ़ा तो निगेटिव वैल्यू छोटा, एंड वाइस वर्सा, राइट। यस सर। समझ रहे मैंने क्या बोला। यस सर। तो मैंने जस्ट एक ऑब्जर्वेशन किया कि अगर एंगल और 90 से 180 के बीच में रहता है तो स्लोप के केस में एंगल बढ़ा तो निगेटिव वैल्यू छोटा, एंड वाइस वर्सा। देखते हैं 135 से 90 की तरफ जाएंगे, कहाँ से कहाँ, 135 से 90 की तरफ, तो 10 90 से जस्ट पहले थोड़ा -∞, इतना बड़ा निगेटिव वैल्यू मिल रहा है, राइट। यस सर। एक क्वेश्चन यहाँ देखना है, एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि कॉमन पॉइंट से, मतलब यहाँ पे कोई गैस था, 1 मिनट, कोई गैस था जिसका प्रेशर P था, वॉल्यूम भी था, राइट। यस सर। प्रेशर P था, वॉल्यूम भी था। अब उसी प्रेशर P और वॉल्यूम भी से उसको दो अलग अलग प्रोसेस में एक्सपेंड किया गया। एक प्रोसेस था आइसोथर्मल और दूसरा था एडियाबेटिक, सेम पॉइंट से, सेम स्टेट से, सेम प्रेशर एंड वॉल्यूम से, राइट। यस सर। और दो अलग अलग रास्ते से एक्सपेंड किया गया, और दो अलग अलग रास्ते से एक्सपेंड किया गया, और इसका दो ग्राफ दिखाया गया है। तो आपको बताना है इसमें से, दोनों में से, एक आइसोथर्मल का है, एक एडियाबेटिक का। विच वन इज आइसोथर्मल, विच ग्राफ रिप्रेजेंट फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड विच ग्राफ रिप्रेजेंट फॉर एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो एम आइसोथर्मल सर -P/V है, राइट। यस सर। और एम एडियाबेटिक क्या रहेगा, -γ/P/V। किसका निगेटिव वैल्यू बड़ा है, एम एडियाबेटिक का निगेटिव वैल्यू बड़ा, मतलब एंगल छोटा रहना चाहिए। यस सर। अब हाँ ना कुछ बोलते ही नहीं है, मेन पॉइंट आता सब चुप हो जाते हैं। निगेटिव वैल्यू बढ़ा तो हाँ नहीं, बाकी लोग को माहौल बनाते रहते हैं, कुछ लोग तो है ना जो कोई बिल्कुल, लेकिन क्या कीजिएगा, ऑनलाइन में है अब सिचुएशन। एक्चुअली होता क्या है ना कि देखते नहीं, हम लोग बचपन में दादाजी के ऐसे स्टोरीज, कहानी सुनते रहते थे। अब कहानी सुनने के बाद उनका एक ही कंडीशन रहता था कि जब कहानी बोलते रहेंगे तो तुम खाली हाँ हाँ बोलते रहना। अदरवाइज होता क्या था कि आधा टाइम पे वो कहानी बोल रहे हैं, पूरा स्टोरी सुना दिए, पता चला कि मैं बीच स्टोरी में ही सो गया। तो उस टाइम पे बताने वालों को समझ में नहीं आया, अच्छा भी नहीं लगता है। सेम सिचुएशन है, अब मेरा भी एक हैबिट बन रहा है। अब जब तक मैं ये नहीं पूछूंगा समझे नहीं समझे, तब तक मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। अदरवाइज क्या होता है कि रोबोटिक टाइप का काम हो जाएगा, पढ़ाते चले गए, लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, उससे अच्छा है कि इसको हटा दिया जाए। नहीं,
इसको हटाकर काम किया जाए। अच्छा, ऐसा ही होता है क्या? देखिए, वीडियो तो अभी आज के डेट में एक्चुअल में अगर वैसे काम करना हो तो मेरा पिछले 1 साल से मैं डेली सुबह से शाम तक 4 कम से कम वीडियो बनाता होगा। तो एक एक चैप्टर का वीडियो ऑलरेडी है मेरे पास। शायद आप लोग के स्कूल के एग्जाम के लिए मैं दे भी रहा था, राइट? मतलब थर्मोडाइनमिक्स कम से कम 3 अलग अलग बैच का ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। बट मुझे लगता है कि इस तरीके से बच्चे को कहीं ना कहीं एक फेज डिफरेंस नज़र आएगा। नहीं लगा कि अच्छा इस राकेश सर मेरे बैच में किसी से बात कर रहे हैं या किसी और बैच में है, इस बैच में शुभांकर है और नाम किसी और बैच के बच्चों को ले रहा हूँ, तो थोड़ा अनइजी टाइप का लगेगा, राइट? कहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में समझा रहे हैं। तो दिस इज द रीज़न मैं। और सबसे बड़ा चीज़ है, प्लीज़ वीडियो के सहारे जिंदा मत रहिए, लाइव आइए। लाइव नहीं आइएगा तो मैं बता रहा हूँ मुझसे बहुत पीछे छूट जाइएगा। ये कुछ लोग होता है ना कि जो अपना एकदम सुबह से अपने रूटीन के अकॉर्डिंग, अच्छा अब राकेश सर तो वीडियो दे रहे हैं, अब अपना बढ़िया से रूटीन बनाएंगे, सुबह उठेंगे, ब्रश करेंगे, नाश्ता करेंगे, नहा कर एकदम आराम से बैठेंगे, वीडियो देखेंगे। नहीं उतना पेशेंस रहेगा। ये कोई हॉलीवुड का मूवी नहीं, टॉम क्रूज का है कि बैठ के एकदम पूरा सीरीज का सीरीज कंप्लीट कर लीजिएगा। एनीवे, तो अब यहाँ पे इन दोनों का अलग अलग, इसका स्लोप अगर देखते हैं तो ये है, राइट? इसके अकॉर्डिंग अगर स्लोप टेंजेंट देखते हैं, ये ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, ये है, करेक्ट? तो किसका एंगल छोटा है? अरे θ1 ए θ2, तो ऑब्वियसली θ1 लेस देन θ2, राइट? इसका मतलब m1 लेस देन m2, करेक्ट? नहीं, इस स्लोप m1 अलजेब्रिकली हो जाएगा। स्लोप का मतलब बात कीजिए। इसका तो θ1 लेस देन θ2, इसका मतलब है कि इसका निगेटिव वैल्यू बड़ा रहेगा और इसका निगेटिव वैल्यू छोटा रहेगा, राइट? तो किसका निगेटिव वैल्यू बड़ा है? इसका मतलब है कि अगर इसको ग्राफ 1 बोला जाए, इसका ग्राफ 2 बोला जाए, तो ग्राफ इसका यहाँ देखिएगा, तो ये नहीं लगता कि ये टेंजेंट एडियाबेटिक का होना चाहिए? ये है ग्राफ 1, ये है ग्राफ 2। तो ग्राफ 1 रिप्रेजेंट विच प्रोसेस? 1 रिप्रेजेंट एडियाबेटिक, करेक्ट? और 2 रिप्रेजेंट आइसोथर्मल। इसका मतलब है कि एक कॉमन पॉइंट से, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, एक कॉमन पॉइंट से दो अलग अलग प्रोसेस में अगर एक्सपेंशन किया जाए तो एडियाबेटिक का ग्राफ आइसोथर्मल के नीचे रहता है, करेक्ट स्टूडेंट? हो गया? -10 -20 में किसका निगेटिव वैल्यू बड़ा? विथ, अच्छा सेंस में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है? उसके लिए बहुत कंफ्यूज नहीं होना है, करेक्ट? इतना ही जानो कि जिसका निगेटिव वैल्यू बड़ा उसका एंगल छोटा। निगेटिव वैल्यू विथ निगेटिव साइन मैं पूरा उसका बता रहा हूँ, ठीक है? -100 और -5 किसका निगेटिव वैल्यू बड़ा? कोई मैं नहीं पूछ रहा हूँ, कोई और लेवल तुम्हारा जूनियर ही पूछ रहा है, तो कैसे क्या बोलना है? निगेटिव वैल्यू किसका बड़ा है वो पूछ रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड नहीं पूछ रहे हैं, निगेटिव वैल्यू किसका बड़ा, राइट? कभी कभी हो तो क्या हम लोग बहुत छोटे से चीज़ों में फंस जाते हैं, राइट? यहाँ समझ में आ गया? इसका मतलब है कि एक्सपेंशन के केस में एडियाबेटिक का ग्राफ आइसोथर्मल का नीचे रहेगा। मैं आपकी जगह पर रहता तो इसको लिख लेता। मैंने मैथमेटिकल प्रूफ तो दे ही दिया, बट लिख भी लेंगे। एक्सपेंशन में एडियाबेटिक का ग्राफ आइसोथर्मल के ऊपर जाएगा या नीचे रहेगा? हाँ, इसी को इस तरीके से क्वेश्चन सेट किया जाएगा। एक और तरीका हो सकता है, यहाँ देखिए क्वेश्चन, 1 मिनट। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ये रहेगा कि फ्रॉम कॉमन पॉइंट, यहाँ पे प्रेशर P है और वॉल्यूम V है, और इस पॉइंट से सेम अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन
expansion by two different process. One of them is isothermal, other is adiabatic. क्योंकि आज के क्लास में सामने कर रहे हैं तो आप लोग को सब कुछ याद है, बट आज से 5 महीना के बाद अगर आफ्टर 8 मंथ 9 मंथ के बाद अगर एग्जाम में फटाक से आ गया तो कॉमन पॉइंट से एक्सपेंशन हो रहा बाई टू डिफरेंट पाथ, तो किस में वर्क डन ज़्यादा होगा, वर्क डन का मैग्नीट्यूड, और कॉमन सेम अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन, इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम दोनों का सेम रखना है। ओके तो बोलिए किसका एडियाबेटिक का ज़्यादा होगा, ये एडियाबेटिक रहेगा नहीं, ये तो पता चल गया आपको। अरे क्या रहेगा, आइसोथर्मल, लेकिन इसमें मैंने एक कंडीशन है, वॉल्यूम दोनों का फाइनल वॉल्यूम सेम रखना है। अरे फाइनल वॉल्यूम क्या रखना है, सेम रखना है। एक इसका एरिया है एडियाबेटिक का, राइट, और एक इसका एरिया है आइसोथर्मल का, करेक्ट। तो आपको नहीं लगता है कि सर यहाँ पे W आइसोथर्मल का मैं ये ऑब्जेक्टिव आएगा, और आएगा नहीं, ऑलरेडी आया हुआ है, प्लीज़ केयर कीजिएगा। एग्री ना। लेकिन ये स्टेटमेंट में एक कंडीशन था फॉर सेम अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन के लिए, करेक्ट, समझे शुभंकर। कंडीशन क्या था, ऐसा नहीं कि आइसोथर्मल का इतना एक्सपेंड किए और एडियाबेटिक का इतना एक्सपेंड कर दिए। तो हम लोग मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है, ऑब्वियसली हो सकता है इसका एरिया ज़्यादा हो जाए, नहीं, इसलिए यहाँ पे ए फार्मूला, ये जो आंसर मिला फॉर व्हाट, सेम अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन। लिखिए, मुझे आप लोग से बहुत डर लगता है, लगता है कि आप लोग जो बोल रहे हैं वो लिखना ही नहीं चाह रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एक कंडीशन लिख दीजिएगा कि मैंने किसके लिए आंसर दिया है। तो कॉमन पॉइंट भी यस, कॉमन पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, उसके लिए बात बोला गया है, जो डायग्राम है उसी के रेस्पेक्ट में बात किया गया है। तो आपको लगता है कितना ज़्यादा वर्क डन हुआ आइसोथर्मल में, तो इसके बीच का जो एरिया है वही तो ज़्यादा हुआ, एक्स्ट्रा कितना वर्क हुआ, तो सर दोनों के बीच का जो एरिया रहा वही उतना ही ज़्यादा वर्क हुआ, करेक्ट। आप इसका मतलब आइसोथर्मल ने कितना ज़्यादा वर्क, आइसोथर्मल में कितना ज़्यादा वर्क हुआ, तो सर इन दोनों के बीच में जो कॉमन एरिया था, ये जो एरिया था उतना ही आइसोथर्मल में ज़्यादा वर्क हुआ है, करेक्ट, यही अनकॉमन था। इसका मतलब यहाँ देखना है, ये क्या था सर, ये W आइसोथर्मल माइनस W एडियाबेटिक का, नहीं, एक्स्ट्रा वर्क, करेक्ट, P वर्सेस V, फास्ट। चलिए, आज तो बहुत अच्छा पिक्चर है, मैं सामने ही देख रहा हूँ, और इस बात से सच में मुझे एक्चुअल में थोड़ा नेटवर्क ख़राब होने से मुझे बहुत प्रेशर हो जाता है। प्रेशर इस बात का होता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा नहीं लेकिन कैलकुलेटेड टाइम है, उसी में बहुत काम करना है। यहाँ तक हो गया। एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा वर्क जो रहेगा वो इन दोनों के बीच का एरिया ही तो रहेगा। हो गया यहाँ तक। चलिए,
सेम क्वेश्चन, अगेन सेम प्रेशर एंड वॉल्यूम से सेम गैस को टू डिफरेंट प्रोसेस से कंप्रेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और उसमें वन ऑफ द प्रोसेस है आइसोथर्मल, अदर प्रोसेस है एडियाबेटिक। तो कौन सा आइसोथर्मल, कौन सा एडियाबेटिक? तो सॉल्व करने का तरीका अभी डिफरेंट रहेगा या वही तरीका रहेगा? सेम ही तरीका तो रहेगा, राइट? वहां पे भी क्या किए थे? टेंजेंट ड्रॉ किए थे। बोले किसका एंगल छोटा? अगर इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, राइट? तो ये θ1 और ये θ2, तो θ1 लेस देन θ2, तो किसका निगेटिव वैल्यू बड़ा? तो θ1 का निगेटिव वैल्यू बड़ा रहेगा, tan का वैल्यू, राइट? tan का वैल्यू। और निगेटिव वैल्यू किसका बड़ा रहता था? आइसोथर्मल का या एडियाबेटिक का? एडियाबेटिक का। इसका मतलब ये एडियाबेटिक रहेगा, एग्री? और ये क्या रहेगा? आइसोथर्मल। इसका मतलब कंप्रेशन के केस में एडियाबेटिक का ग्राफ ऊपर, आइसोथर्मल का ग्राफ नीचे। करेक्ट? तो सेम क्वेश्चन अगर ऐसे सेट कर दिया जाता कि फॉर सेम अमाउंट ऑफ कंप्रेशन किस प्रोसेस में ज़्यादा वर्क डन का मैग्नीट्यूड होगा, आइसोथर्मल में या एडियाबेटिक में? तो अब क्या आंसर हो जाएगा? तो एक ये नीचे वाला ग्राफ किसका था? आइसोथर्मल का था। और ये ऊपर वाला ग्राफ किसका था? एडियाबेटिक का। ये जो एरिया मिलेगा वो किसका एरिया रहेगा? आइसोथर्मल का। और ये जो ऐसे क्रॉस कर रहा हूँ, ये पूरा एरिया किसका रहेगा? एडियाबेटिक का। इसका मतलब एडियाबेटिक का मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन अब ज़्यादा रहेगा, नहीं कंप्रेशन केस में। बट ये किसके लिए? एक्सपेंशन के लिए या कंप्रेशन के लिए? कंप्रेशन के लिए। हो गया? हो गया। हटाए? यस सर। तो एक्चुअली जनरलाइज ये हुआ, दिस वन इज मोर एंड मोर जनरलाइज, नहीं? यस सर। यहाँ देखिए, ये है कॉमन पॉइंट, राइट? जहाँ पे प्रेशर P और वॉल्यूम V है। इस पॉइंट से इधर जाते हैं, यहाँ देखिए, इस पॉइंट से अगर राइट में जाएंगे मतलब एक्सपेंशन, यस सर। और इस पॉइंट से लेफ्ट में जाएंगे मतलब
कंप्रेशन। तो ये शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा। और ऑब्वियसली ये ग्राफ किसका है? आइसोथर्मल का, राइट। एक गाना है ना, अपना दिन भी आएगा। तो यहाँ देखिए, अच्छा अपना टाइम आएगा। तो कंप्रेशन में, एक्सपेंशन में आइसोथर्मल ऊपर था और कंप्रेशन में नीचे। तो एक्चुअली एक ट्रेंड था, देखिए ये अपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही गया, राइट। और ये भी अपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही जा रहा था, करेक्ट। बट इसमें सबसे मार्केबल पॉइंट क्या था? टेंजेंट निकालना कॉमन पॉइंट पे। कहाँ पे निकालना टेंजेंट? कॉमन पॉइंट पे, करेक्ट, जहाँ पे दोनों का सेम प्रेशर वॉल्यूम था, जहाँ से कंप्रेशन था। ये दिस इज द कॉमन पॉइंट, करेक्ट। तो मैंने क्या किया, इसी को तोड़कर दो केस बना दिया। तो एक्चुअली मैंने नहीं, ये काम नहीं किया है। एक साल जे क्या किया, एक्सपेंशन का पूछ लिया। वो लोग क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों को बस चेंज करते हैं, थीम सेम। एक साल एक्सपेंशन का, दूसरे साल कंप्रेशन का। दोनों में कॉमन बात तो एक ही था ना, टेंजेंट निकालना है। अब यहाँ से ही दूसरे एंट्रेंस एग्जाम में, लाइक मेडिकल में, वर्क डन पूछ लिया गया एक्सपेंशन में। फिर अगला साल क्या पूछ लिया जाएगा? वर्क डन का मैग्नीट्यूड का ऑर्डर कंप्रेशन में, करेक्ट। इसको शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा। तो ये दोनों केस का कम्बिनेशन हो गया। जो पहले दो केस पढ़े ना, उसको एक साथ में कंबाइन कर दिया, करेक्ट। इस पॉइंट से इधर जा रहे हैं एक्सपेंशन, इस पॉइंट से इधर जा रहे हैं, मतलब क्या हो गया? कंप्रेशन। तो यहाँ एक ग्राफ किसका? आइसोथर्मल का। एक ग्राफ किसका? एडियाबेटिक का। तो आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक्सपेंशन में एडियाबेटिक नीचे है, बट इसका नेचर ऐसा था कि कंप्रेशन में ये ऊपर जाएगा, राइट। अभी 10 मिनट और आप लोग क्लास कर पाएंगे, तो इस टॉपिक को यहाँ पे फिनिश ही कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ देखना है, फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ 3 डिफरेंट गैस। फिक्स्ड अमाउंट मतलब एन सेम है, गैस अलग अलग, राइट। और सारे गैस को, उसमें वन ऑफ द गैस है, मैं 3 ग्राफ ले आऊँ 3 अलग अलग गैस के लिए। ये है गैस ए के लिए, ये है गैस बी के लिए, ये है गैस सी के लिए, करेक्ट। अरे तीनों का एक्सपेंशन, सबका एक्सपेंशन एडियाबेटिकली ही हुआ है। कैसे हुआ है? एडियाबेटिक प्रोसेस से, करेक्ट। तब आपको बताना है कि ए बी सी में कौन मोनोटॉमिक है, कौन डायटोमिक है, और कौन ट्राई या पॉलीएटॉमिक है विथ नॉन लीनियर। आप लोग मेरा क्वेश्चन समझे? एडियाबेटिक का स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? और एक मिनट, गामा का ऑर्डर क्या था सर? मोनो एटॉमिक का ज़्यादा था सबसे, राइट। याद है आप लोग को? मोनो एटॉमिक का 1.66 शायद था, राइट। तो सबसे बड़ा नेगेटिव वैल्यू किसका मिलेगा? मोनोटॉमिक का। उसके बाद नेगेटिव वैल्यू किसका बड़ा मिलेगा? डायटोमिक का। और सबसे कम नेगेटिव वैल्यू किसका मिलेगा?
तो जिसका निगेटिव वैल्यू कम उसका एंगल बड़ा, राइट। Yes, sir. तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ा एंगल किसका दिख रहा है? मुझे सबसे बड़ा एंगल तो ए का दिख रहा है, टेंजेंट ड्रॉ की देखिए तो Yes, sir. इस पॉइंट पे 3 टेंजेंट ना, वन ऑफ द टेंजेंट फॉर ए, वन अदर टेंजेंट फॉर बी एंड अदर टेंजेंट फॉर व्हाट, C. सी। तो सबसे बड़ा वो जो टेंजेंट जो हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कट करेगा उसमें सबसे बड़ा एंगल किसका रहेगा? मुझे लगता है कि थीटा ए ग्रेटर देन थीटा बी ग्रेटर देन थीटा सी, राइट। Yes, sir. अब यहाँ से आप कैलकुलेट करके डिसाइड करके बताएं कि कौन सा ग्राफ ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किस गैस को? यस, ए ट्राई एटॉमिक को, राइट। ए रिप्रेजेंट कर रहा है ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक, करेक्ट। और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डाई एटॉमिक। और सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोनो एटॉमिक को। आप लोग समझे स्टूडेंट? सब लोग समझे? नहीं, sir. एक और पूछो. चलिए, जिसका गामा ज़्यादा उसका निगेटिव वैल्यू ज़्यादा, Yes, sir. और जिसका निगेटिव वैल्यू ज़्यादा उसका एंगल छोटा, राइट। Yes, sir. तो इसमें सबसे बड़ा अब उल्टा बोलते हैं, जिसका एंगल बड़ा उसका निगेटिव वैल्यू भी बड़ा, Yes, sir. इसका एंगल बढ़ा उसका निगेटिव वैल्यू बढ़ा। तो सबसे बड़ा एंगल किसका दिख रहा है टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद? ये पे. एक के। तो ए का निगेटिव वैल्यू बड़ा है, मतलब उसका एंगल भी बड़ा रहेगा। Yes, sir. सॉरी, सॉरी ए का सबसे बड़ा एंगल ए का रहेगा, तो एंगल बड़ा तो उसका निगेटिव वैल्यू छोटा, राइट। तो निगेटिव वैल्यू छोटा, तो निगेटिव वैल्यू छोटा किसका रहेगा? जिसका गामा सब छोटा रहेगा। और सबसे छोटा गामा किसका है? Right. ट्राइटोमिक का। Yes, sir. तो ये भी ऑब्जेक्टिव आने का चांस रहेगा, करेक्ट। इसका मतलब एडियाबेटिक में भी तो बाइफरकेट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ गामा, Yes, sir. राइट। लेकिन अगर ये तीनों गैस आइसोथर्मली चलता तो क्या अलग ग्राफ रहता या सेम ही रहता? Same here, sir. अगर आइसोथर्मल रहता तो ए के लिए या बी के लिए अलग ग्राफ या सेम ग्राफ? सर आइसोथर्मल तो सबके लिए सेम रहता, राइट। चलिए यहाँ तक आइए, एक और ग्राफ ड्रॉ करके आज का क्लास को कंक्लूड करूँगा। हो गया? Yes, sir. एक कौन सा प्रोसेस? Isoporic. आइसोबेरिक। हाँ सर, isoporic. ये है आइसोबेरिक, नहीं आइसोथर्मल एक्सपेंशन एडियाबेटिक के प्रोसेस ऊपर रहेगा चाहे वो मोनोटॉमिक हो, डायटोमिक हो या ट्राइटोमिक, राइट। और अगर इन तीनों को एडियाबेटिक मान लेते हैं तो ए रहेगा किसके लिए? ये क्या था? ट्राई एटॉमिक या पॉली, नहीं, बट विथ नॉन लीनियर, करेक्ट। एक किसका था? डाई एटॉमिक। और एक किसका रहेगा? मोनो एटॉमिक। दिस इज द कंक्लूजन फॉर स्लोप, करेक्ट। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा आपको एडियाबेटिक और आइसोथर्मल का स्लोप पूछा जाएगा। मच मोर है। Yes, sir. तो आज के क्लास को यहीं पे विराम दिया जाए। तो चलिए ये बात, यस यस यस, हाँ।